हम लोग देख रहे थे द नाउ वी विल गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। पहले तो वेव मतलब क्या है बताओ। डिस्टरबेंसेस जो कि कैरी करते हैं एनर्जी एंड द मोमेंटम को। लेकिन जो पार्टिकल का जो सॉरी जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ में क्या होता है। मीडियम के पार्टिकल के साथ में क्या होता है, वो कौन सा मोशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव आई, इस टाइप से आई, यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब ये वेव ने क्या कैरी किया, वेव ने क्या कैरी किया, एनर्जी एंड द मोमेंटम। वो उन्होंने किसको दी, पार्टिकल को। उसकी वजह से पार्टिकल क्या होता है, ऐसा ही होता है ना कि जब कोई तो भी फंक्शन आता है तुम लोग एनर्जेटिक हो जाते हो और उसके बाद में फंक्शन चला जाता है। मतलब ऐसा ही है ना, रैली आती है, रैली में जाके आदमी नाच लेता है और बाद में रैली सामने चली जाती है। ओके, तो ऐसा ही सेम किस्सा होता है। तो जैसे ही वेव आती है ये पार्टिकल क्या करेगा, मोशन। कौन सा वाला मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ये पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म करता है, डिस्प्लेसमेंट। बराबर है। तो सिंपल एक चीज याद रखना, जब भी एक वेव आती है पार्टिकल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला है, ऑसिलेटरी मोशन। ये एक वेव हो गया है। फिर अगर यही दूसरी वेव इस डायरेक्शन में आई तो ये वाला पार्टिकल किधर की तरफ मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में ना, इस टाइप से ये मोशन करेगा। ये वाला हो गया है। तो पहला वाला कौन सा था, व्हाइट वाली वेव का ये वाला मोशन था, बाद में ये वाला मोशन था। लेकिन एक ही पार्टिकल के ऊपर दोनों भी वेव एक ही बार में पहुंची तो तब क्या होगा, ये जो दोनों भी वेव है वो कॉज करेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विदाउट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। क्या बोला मैंने, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ईच अदर। कितने वेव है, दो। कौन सी दो वेव है, वेव टू, दो या दो से ज्यादा। जब दो या दो से ज्यादा वेव पहुंचती है एक ही पोजीशन पे, एक ही पार्टिकल पे, तब ये क्या कॉज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग क्या बोलेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईच अदर, राइट। एंड फिर इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ द बोथ डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो बनेगा बाद में दोनों का वेक्टर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना। तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज द वेक्टर सम। समझ में आ गया सभी को। तो सिंपल, एक वेव आई, एक ने एक का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, दूसरी वेव आई, दूसरे ने भी डिस्प्लेसमेंट किया। दोनों भले ही एक ही टाइम पे पहुंच रहे हो तो वो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे पार्टिकल का इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईच अदर। मतलब अब वो उसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरत होती है फोर्स की। तो दो फोर्स अलग अलग लग रहे हैं। तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला रहेगा, दैट इज गोइंग टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव। तो पहली जो वेव है वो वेव कौन सी वाली है, वन। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कौन से एक्सिस पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, वाई वन। दूसरी जो वेव है वो भी वाई एक्सिस पे ही लिख देते हैं, उसका वाला कौन सा है, वाई टू। अब इसका रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी द वाई। तो ये वाई मतलब कौन हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन तुम लोग बता सकते हो, कितने वेव थे, when the two or more waves, two or more waves ट्रैवल हो रहे हैं किसमें, मैकेनिकल वेव के बारे में बात चालू है। ओके, व्हेन टू आर मोर वेव्स ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग थ्रू ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। तो ये मीडियम से ट्रैवल हो रहे हैं, देन these will pass through the some common point. Okay, then these will pass through some common point. अगर कॉमन पॉइंट से ये पास हो रहे हैं तब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस विल प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, ईच जो वेव होती है दिस विल कॉज द डिस्प्लेसमेंट, cause the displacement independent of each other, independent of the each other, right।
तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला रहता है बताओ? नेट डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो वी कैन राइट डाउन दिस resultant displacement. This resultant displacement is the vector sum, is the vector sum of the each displacement, and this thing is called as the superposition of the wave, called as superposition of the wave. हो गया है? तो ये वाला कहलाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एकदम सिंपल है। क्या है कॉन्सेप्ट? एक वेव आया, उसने डिस्प्लेसमेंट किया, दूसरा भी वेव आया, उसने भी डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन एक साथ में हम लोगों ने क्या बोला? जब दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ में एक कॉमन पॉइंट पे आती है, तब क्या करती है वो? कॉज करती है डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, एंड द रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सा होता है? वेक्टर सम ऑफ द each displacement. This phenomena is called as the superposition of the wave. मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से? ओरिजिन से स्टार्ट होती है वो कौन सी? साइन वेव, साइन और कोसाइन वेव होती है ना, साइनसोइडल वेव ही होता है ना। ओके, सो साइन वेव कहाँ से स्टार्ट होती है बताओ? मीन पोजीशन है एक्सट्रीम, मीन, और कोसाइन वेव एक्सट्रीम। बेसिकली एक ही वेव होती है, कौन सी? साइन, राइट? लेकिन वो पहले से चालू होती है और बाद में दिखती है ओरिजिन में ऊपर, इसलिए मतलब कोसाइन नाम की वेव नहीं होती, होती है एक ही, कौन सी? साइन। और बाद में पोजीशन की वजह से उसको बोला जाता है कोसाइन वेव। अब हम लोगों को सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, तो क्या निकाला गया है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हम लोगों को कौन सी चीजें चाहिए बताओ? दो वेव चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं सबसे पहले वेव्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने पहली वाली जो वेव ड्रॉ करेंगे, ये ग्रीन वाली वेव होगी, ये यहाँ से इस टाइप से आगे बढ़ रही है, बराबर है? तो इसका नाम कौन सा हो गया? दिस इज द 1 नंबर की वेव है। कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ? ओरिजिन से, ओरिजिन से स्टार्ट हुई, और ओरिजिन से भी कौन से पोजीशन से? मीन या एक्सट्रीम? मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है। तो इस इक्वेशन का मुझे इस वेव का मुझे इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू, हाँ, y इज इक्वल टू कितना है? ए साइन क्या है? ओमेगा टी। ओके, एक्चुअली इक्वेशन क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, पहली वेव है इसलिए क्या लिखेंगे? y1। इसका डिस्प्ले एम्पलीट्यूड कितना होता है? a1, राइट? साइन ओमेगा टी। लेकिन चालू कहाँ से हुआ है? मीन, लेकिन ओरिजिन से ना। मतलब 5 मतलब क्या होता है? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कितनी है उसकी? 0। तो मैं इसको 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? इसलिए इक्वेशन क्या बना? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर दूसरी वाली मैं वेव ले लेता हूँ, ये वाली व्हाइट वाली वेव रहेगी। सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस टाइप से गई, दिस इज द सेकंड नंबर ऑफ वेव। तो वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ? मीन पोजीशन से ही। लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं। तो इसकी आपको इनिशियल स्टेट बतानी पड़ेगी, जो कौन बताता है? फाइव ना। कौन बताता है? फाइव। मतलब वो कौन होता है? इपॉक, राइट? तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? 5। बेसिकली अगर 5 1 देखे तो कितना हो जाएगा? 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा है? 5 1। 5 1 कौन से कलर में लिखना पड़ेगा मुझे? ग्रीन, क्योंकि अच्छे से याद रहेगा। सो ये वाला कौन सा हो गया? 5 1 कितना हो जाएगा? 0। ये वाली कंडीशन हो गई। फिर दूसरी वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली, दिस इज द 5 2, मतलब कौन सा है? दिस इज द 5। समझ में आ गया? इसका इक्वेशन बता। y2 इज इक्वल टू कितना है? a2 साइन, हाँ, ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आ गया? हाँ, तो पहले में इक्वेशन में क्या लिखते थे? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1। यहाँ पे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2। हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू सेट किए वाले हैं, तो ये यहाँ पे याद मतलब हम लोगों ने ऐड कर दिया।
अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो वी कैन से बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या बोला गया था अभी अभी, ये y1 मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय फर्स्ट वेव, डिस्प्लेसमेंट कॉज बाय सेकंड वेव, तो क्या हो जाएगा, the it is the going to be the sum of the two waves, that is y is equal to कितना हो जाएगा, y1 plus the y2। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो y is equal to कितना हो गया, y1 plus y2। हम लोगों ने SHM में भी ये पढ़ के रखे वाला है, तो इसको क्या बोला गया है, कंपोजिशन ऑफ द टू SHM एग्जैक्टली सेम है, सारे स्टेप्स सेम है, सिर्फ SHM में यहाँ पे क्या लिया था, phi1 और यहाँ पे क्या लिया था, phi2, बस वो छोड़ के बाकी पूरा का पूरा सेम है। बता दो क्या लिखते जाने का अभी यहाँ पे, इसके साइंस मतलब वैल्यूज पुट कर देंगे। सो दिस वन विल बिकम द y इज इक्वल टू y1 प्लस द y2। y1 कितना होता है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 a2 साइन कितना हो गया है, ओमेगा टी प्लस पाई। बाद में क्या किया था हम लोगों ने, ब्रैकेट को ओपन कर दिया था, राइट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको पहले ऐसा का वैसा लिखेंगे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, बताओ a2 वैसा का वैसा रख देते हैं, इसको बताओ, साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब क्या लिखा जाएगा, दिस विल बिकम द साइन कितना रहेगा, ओमेगा टी कॉस फाई प्लस cos ओमेगा टी एंड दिस इज द साइन फाई, राइट। ये हो गया है। फिर से अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, कितना बचेगा, दिस विल बिकम द a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस नेक्स्ट कौन सा रहेगा, a2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई। फिर हम लोगों ने क्या लिया था, साइन ओमेगा टी वाले अलग लिए थे एंड कॉस ओमेगा टी वाले अलग लिए थे। तो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी वाले कौन से हैं, ये एक और ये एक, तो इसमें से कॉमन किसको निकाला, क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ओमेगा टी ही मतलब टाइम ही चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें जो है वो कैसे है, कांस्टेंट, राइट। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कॉमन किसका निकाले वाला है, दिस इज साइन ओमेगा टी। क्या क्या बचे वाला बताओ, a1 प्लस यहाँ से a2 दिस इज द कॉस फाई, राइट, प्लस यहाँ से यहाँ पे जो बचे वाला था उसको लिख देते हैं, कौन सा बचे वाला है, इट इज द a2 cos ओमेगा टी एंड दिस इज द साइन फाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन कौन रहता है, मैंने क्या बोला था, सिर्फ ओमेगा टी क्या है, चेंज होते जा रहा है, क्योंकि टी की वजह से वो चेंज हो रहा है। a1 इसका एम्पलीट्यूड वो तो नहीं बदल रहा ना, नहीं, a2 कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, यहाँ से साइन फाई कांस्टेंट एंड कौन सा है, a2। तो मेरे यहाँ पे लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, हम लोग कैसे लिख देते इसको, प्लस साइन ओमेगा टी के बाद में किसके बारे में लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे दिस इज द a2 साइन फाई। ये याद रखने के लिए अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट बता दो कौन से कांस्टेंट है, हियर a1 a2 and phi, these are the constant। अगर ये कांस्टेंट होते हैं तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 प्लस a2 cos phi, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने a1 प्लस a2 की जगह पे क्या लिखा था, कैपिटल R। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा a1 प्लस a2 का a, SHM में क्या लिखा था, R, यहाँ पे क्या लिखा है a। तो और a1 प्लस a2 का कौन सा हो गया, a, और cos का लिखा है cos, फाई की जगह पे क्या लिखा था, डेल्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा, कितना हो जाएगा, a cos थीटा। दूसरा वाला कौन सा है, a2 दिस इज द साइन ऑफ फाई। तो यहाँ पे a1 और a2 दोनों भी होते थे तो भी इसका क्या होता था, a, ये वाला साइन वैसे का वैसा, और phi1 phi2 का
कितना होता है, दैट इज द थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला हो गया है इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पुट दिस इन दिस वन, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यही जो वैल्यूज है इनको हम लोग पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, राइट। इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू कितना है, साइन ओमेगा टी। हाँ जल्दी से, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, इट इज द ए कॉस थीटा, राइट। उसके बाद में प्लस कौन सा आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। कॉमन कौन निकलेगा, ए कॉमन है और यहाँ पे कौन बचा है, साइन ओमेगा टी एंड द कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी एंड द साइन थीटा, बिल्कुल सेम है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी का, इसलिए क्या लिखा जाएगा, दिस इज द ए साइन कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस द थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, किसका फॉर्मूला हो गया है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द, कौन सा वाला है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, राइट। और सिंपली वी कैन से द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, राइट। तो ये हो गया है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या निकालने का है, उसका रिजल्टेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो और वी कैन सिंपली से द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। नाउ वी विल गो फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का होगा तो हम लोगों को दो इक्वेशन है, पहले भी हम लोगों ने एसएचएम में देख के रखे वाला है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों भी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, राइट। सो आई विल राइट डाउन द स्क्वेयरिंग and the adding, squaring and adding of equation number 1 and equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, कितना है, a1 प्लस a2 cos 5, दिस इज द होल स्क्वायर, पहला वाला, राइट। और दूसरा वाला कौन सा है, ए कितना है, a2 sin 5, it is the a2 sin 5, this is also whole square, this is equal to right side वाला बताओ कितना है, a cos थीटा स्क्वायर प्लस कितना है, a sin थीटा, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर। तो इसका देख के बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो सिंपली क्या बचेगा, ए स्क्वायर हो गया। अब ज्यादा हम लोग यहाँ पे स्टेप्स नहीं लेते, इसको बढ़ा दो, इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और प्लस कितना रहेगा 2a1 a2 कॉस कितना रहेगा 5, राइट। बाद में इसको लिख लेंगे, पहले इसका ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है, प्लस कितना है, a2 स्क्वायर एंड द साइन स्क्वायर 5, और यहाँ से कितना आंसर निकाल के रखा था हम लोगों ने, दिस इज द ए स्क्वायर। कॉमन कौन निकलेगा बताओ, a2 वाला जो है उसको हम लोग निकालते हैं कॉमन में, तो कौन सा हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ पे कौन बचे वाला है, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, और यहाँ पे कौन है, प्लस 2a1 a2, दिस इज द cos 5, दिस इज द a स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो फाइनली कितना बचा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, और यही एसएचएम में हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा वाला लिखा था,
यहाँ पे सिर्फ cos फाइव की जगह पे क्या आया था, cos फाइव वन माइनस फाइव टू। समझ में आया? फाइव वन कितना है, 0। ओके, और फाइव टू कितना है, 5। इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला आ गया है। समझ में आ गया? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हो गया? अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं दो केसेस। दो केसेस कौन से वाले हैं? मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो पहला वाला हम लोग देखेंगे, दिस इज द केस वन। केस वन में यहाँ पे हम लोग थीटा लेंगे, दिस इज द 0 डिग्री, और दूसरा वाला लेंगे, दिस इज द केस टू। अब यहाँ पे जो थीटा रहेगा कितना रहेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो बताओ 0 डिग्री मतलब कितना रेडियन है, 0 रेडियन, एंड 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, 5 रेडियन। राइट? तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आया था, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना था, ए इज इक्वल टू कितना है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कितना है, 2A1 A2 cos 5। राइट? तो अब यार इसका मतलब क्या है, थीटा मैंने थीटा लिया था ना, थीटा की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 5। सो 5 कितना हो गया, 0 डिग्री, यहाँ पे 5 कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1। मतलब ये जो आंसर हो जाएगा, इट विल बिकम द A1 स्क्वायर प्लस कितना है, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 एंड द A2, और ये फॉर्मूला किसका होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में लिख दूं, सो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 प्लस द A2। हो गया? इसके बाद में सेकंड वाले इसमें केस में जाते हैं। सेकंड वाले में भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 मतलब कितना होता है, माइनस ना, -1। तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू द A2, और इसी को हम लोग कैसा लिख रहे हैं, दिस इज द A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या लिख देता हूं, एक स्टेप नहीं लिखेंगे और सिंपली क्या लिख देंगे, A1 माइनस द A2। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट दो एम्पलीट्यूड का एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे एक में से दूसरा एम्पलीट्यूड माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कौन सा वाला कहलाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज A1 प्लस A2, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो कौन सा वाला रहेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज A मिनिमम, दिस इज द A1 माइनस द A2। और एक चीज याद रखनी है, कोई भी वेव रहता है उसकी एक रहती है इंटेंसिटी, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिपेंडेंट होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। सो आई कैन राइट इट डाउन, ये जो हमारा इक्वेशन होता है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर ये दो कंडीशन है, ये वाला कौन सा इंटेंसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम intensity is directly proportional to the max square. So we can say I max is directly proportional to the A1 plus A2 whole square. Right? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I minimum is directly proportional to the A minimum square. That means I minimum is directly proportional to the A1 minus A2 whole square। राइट? तो ये वाला हो गया है हमारा कंडीशन। तो मैं इसके अभी डायग्राम भी निकाल के बताता हूँ कैसा ये होता है। हो गया? अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे तो केस 1 में फाई कितना है बताओ, 0 डिग्री, और केस 2 में फाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये फाई मतलब कौन सा लिया था हम लोगों ने, 1 वाले का था या 2 वाले का था, 2 वाले का था ना। पहली वाली जो वेव है उसको कौन से कलर में दिखाया था हम लोगों ने,
हाँ, पहली वाली कौन सी है ग्रीन में, दूसरी वाली कौन सी है व्हाइट में, ठीक है। तो मैं वैसे फिर से एक बार निकालता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन निकाल देते हैं, ये भी एक कंडीशन है, ये भी देखेंगे, और ये भी एक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहली वाली वेव कौन सी निकली थी, ये हो गई है हमारी ग्रीन। ग्रीन का ये वाला क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, मतलब इसको क्या लिखा जाएगा A1, नीचे भी कौन रहेगा A1, ठीक है। दूसरा वाला, दूसरी वाली कौन सी वेव थी, ये वाली, ठीक है। अब दूसरी वाली वेव जो थी एट, उसका व्हाइट वाला था ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इट इज द A2। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाई कितना लिया है, 0 डिग्री। फाई 0 डिग्री है, मतलब दोनों में कुछ भी डिफरेंस है क्या, नहीं। समझ में आ गया क्या, दोनों में कुछ भी डिफरेंस है क्या, नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे A1 प्लस क्या हो रहा है A2, मतलब यहाँ पे जो हमारी एक वेव और आगे यहाँ से बन के सुपरपोज होके निकलेगी, तब इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा बताओ। ये वेव आगे जाएगी ना, अब दोनों का कंबाइन होके, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। हाँ, ये वाली जो हमारी ग्रीन वाली वेव थी, ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ही आ गई है, हो गया। अब ये दोनों का क्या हुआ, सुपरपोजिशन हो गया। तो एम्पलीट्यूड कितना बना बताओ, A1 प्लस A2, मतलब जो रिजल्टेंट वाली वेव है, वो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, ज्यादा, लेकिन उसका टाइम पीरियड कैसा रहेगा, सेम, राइट। ऐसे ही जाएगी ये, नॉर्मल ऐसा ऐसे ही जाती थी, लेकिन अब क्या होने वाला है, इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है वो कैसा रहेगा, ज्यादा। और ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बिकम द A1 प्लस A2। सो ये हो गया है एम्पलीट्यूड, दिस इज द A1 प्लस द A2। समझ में आ गया। और ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में फिर से ये वाली मैंने एक निकाली है, कौन सी वाली है, ग्रीन वाली वेव, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, A1। और दूसरी वाली वेव कौन सी हो जाएगी, व्हाइट वाली। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है फिर से, नहीं सॉरी, उसका एम्पलीट्यूड A2, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 180 ना। 180 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 90, यहाँ पे कितना है 180। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी ना। ये वेव जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो होता है A2। और अब यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी इधर से रिजल्टेंट बन के निकलेगा, जो भी वेव बनेगी, ऐसी वेव बनेगी जिसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कैसा रहेगा, ये इस टाइप का हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना है, A1 माइनस द A2। समझ में आ गया, राइट। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो A1 इज इक्वल टू A2, तो A कितना हो जाएगा 0, मतलब वेव क्या हो जाएगी, फ्लैट वेव रहेगी क्या वो, फिर वो नहीं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कहलाता है, दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो गया, अगर दो वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका ओमेगा टी सेम है ना, एक ही टाइम पीरियड है, तब इनका क्या हुआ है, एम्पलीट्यूड एक साथ में आ गया, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, गिवन। हाँ, कितने साउंड वेव्स है, दो साउंड वेव है। दो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 540 हर्ट्ज। पहले की फ्रीक्वेंसी, सिंबल, फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन, राइट। तो N1 कितना रहेगा, एंड N2 दोनों भी सेम है, कितना रहेगा 540 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्या दिया वाला है बताओ, हाँ, तो क्या लिखो, V, V is equal to 330 meter per second. What is the phase difference? Okay, between the waves at points which are, मतलब क्या निकालने के लिए बोला है, फेज डिफरेंस ना। सो लिख देते हैं, फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाँ, फ्रॉम द which are 3 point meter from one source and 3 meter from the other। मतलब क्या दिए वाली है बताओ, वेव, वेव क्या निकली है, वेव्स, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कि पहले वेव से कितना दूर है,
3.5 मीटर और दूसरे वेव से 3 मीटर दूर है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? दूर मतलब कौन है, फेज या पाथ? पहले का पाथ कितना है? लैम्बडा वन, लैम्बडा वन कितना है? 3.5। दूसरे का कितना है? 3। मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा टू। समझ में आ गया? बस यही क्वेश्चन का क्रक्स था, बाकी सब तो इजी है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया वाला है? 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों को पाथ डिफरेंस आने वाला है वो कितना है? 3.5 माइनस द 3, इट इज द 0.5, राइट। तो अब निकालो, फॉर्मूला बता के रखे वाला है। सो फॉर्मूला इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, हमेशा फेज डिफरेंस के नीचे क्या डालने का? 2 पाई, और पाथ डिफरेंस के नीचे कौन डालने का? लैम्बडा। इसलिए कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू द पाथ डिफरेंस, राइट। सॉल्व करो। 2 पाई बाय द लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है? 0.5। कौन सी चीज नहीं है? लैम्बडा नहीं है। लैम्बडा आराम से निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी गिवन है। v इज इक्वल टू, हाँ, so here v is equal to n lambda, therefore lambda is equal to v upon the n। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 330 divided by, it is a 2 pi divided by lambda कितना है? 33 divided by 54 multiplied by 1 by 2, so it is, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। सो कितना बचेगा? 54, कितना आता है? 1 पॉइंट, ऐसे टाइम पे क्या करने का? इसको एक एक बढ़ा दो, मतलब इवन हो जाएगा, फिर आराम से निकल जाता है ना। हाँ तो पर, हाँ तो डिवीजन करो ना। मोबाइल, मोबाइल नहीं है ना? हाँ ठीक है, कर। 1.6 पाई, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 1.6 पाई यूनिट। देखो फटका है, फेज है मतलब कौन आता है? रेडियन, ठीक है।